अपने ही देश में अगर किसी को पलायन पर मजबूर होना हो, इससे बड़ी त्रासदी होती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा। कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों में दहशत ऐसी कि उन्होंने जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया है। 2 जून यानी कल एक के बाद एक 2 हत्याएं की गई। कुलगाम में बैंक मैनेजर की, तो बडगाम में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की। इन 2 हत्याओं ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। बिल्कुल घबराए हुए हैं। हमने 3 दिन से रात को नींद नहीं की है। रोते रोते परेशान हो गई है पूरी। बहुत ज्यादा डर गए हैं, हमारी रूहें तक कांप गई। घर से निकलने में भी डरते हैं। जो एक कश्मीरी पंडित यूथ हैं, इनको आप जम्मू में ही एडजस्ट कीजिए। दहशत ने सीमाएं लांघी तो लोग घाटी छोड़कर जम्मू के लिए निकल पड़े। इस कतार में खड़ी हर एक कार में वो परिवार मौजूद है जो कल तक अनंतनाग के मट्टन में पीएम पैकेज के तहत बनाई कॉलोनी में रह रहा था। लगातार हो रही टारगेट किलिंग ने इन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया कि इन्होंने थोड़ा बहुत सामान अपनी कार में डाला और जम्मू पहुंच गए। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का पलायन लगातार जारी है। जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, आतंकवादियों ने जो कहर बरपा है हिंदू समाज के लोगों पर, उसके बाद अब हिंदू समाज भयभीत है, इसीलिए वो घाटी से पलायन करके आ गया है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो घाटी से छोड़ छाड़ कर यहाँ जम्मू आए हैं। हम वो डरे हुए हैं, सेफ्टी चाहते हैं अपनी। हम नहीं चाहते कि हम डेड बॉडी हमारी यहाँ जम्मू पहुँचे। हम चाहते हैं हम जिंदा ही जहाँ जम्मू पहुँचे। आपको जान का खतरा लग रहा है? हमें जान का खतरा लगा। हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं वहाँ पे, तो अब हमने अपने बच्चों को भी वहाँ से लाया वापस। 15 दिन हो गए हम जब से राहुल बढ़ गए हैं, हमने सोए नहीं ढंग से। 2 जून को कश्मीर घाटी में एक के बाद एक 2 टारगेट किलिंग हुई। कुलगाम में आतंकी ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी, तो चंद घंटे बाद बडगाम के शेखपुरा में बिहार के रहने वाले मजदूर दिलखुश कुमार को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। एक दिन में इन दोनों टारगेट किलिंग के बाद पहले से नाराज चल रहे कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों की नाराजगी और बढ़ गई। विरोध प्रदर्शन और धारदार हो गया। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ उसका गुस्सा और बढ़ गया। कश्मीर में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी घाटी में रहना नहीं चाहते। वो इस बात पर अड़े हैं कि उनकी जम्मू इलाके में तैनाती की जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ हैं, इनको आप जम्मू में ही एडजस्ट कीजिए, क्योंकि इससे जब हम कुछ यूथ वहां जाते हैं कम्युनिटी के बगैर, तो हमारी जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती है, हम सिक्योर नहीं होते हैं। जब आपकी हालात ठीक हो जाएंगे कश्मीर में, हमारे बच्चे वापस जाएंगे। तब तक तो इनको किसी जगह वापस जम्मू बुलाओ। कश्मीर घाटी में ऐसी 4 आवासीय कॉलोनी है जहां गैर कश्मीरियों के रहने का इंतजाम है। अनंतनाग के मट्टन में, कुलगाम के काजीगुंड में, बडगाम के शेखपुरा में और पुलवामा के चाशी में। इन कॉलोनियों को ट्रांजिट कैंप भी कहते हैं। 2008 में खास प्लान के तहत ये कॉलोनियां बसाई गई थी और सरकारी नौकरी करने वाले करीब 3000 गैर कश्मीरी परिवारों के रहने का इंतजाम किया गया था। लगातार हो रहे टारगेट किलिंग के बाद लोग इन कॉलोनियों को छोड़कर जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि अनंतनाग के मट्टन कॉलोनी के करीब 90% लोग जम्मू के लिए निकल चुके हैं। कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है और ज्यादातर घरों में ताला लटका है। यहाँ पे पूरा अभी सन्नाटा छाया हुआ है। 90% एम्प्लॉयज यहाँ से पलायन कर चुके, क्योंकि कल तक हमने एटलीस्ट उनको रोक के रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत टूट गई। जिस प्रकार से कल बैक टू बैक किलिंग्स हो गई। ये देखिए, ये बडगाम की शेखपुरा कॉलोनी है। 12 मई को जिस तरह राहुल भट्ट की हत्या हुई, उनका परिवार भी यहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं। हम पूरी हाउसिंग कॉलोनी में घूमे और देखा कि इन कर्मचारियों के बीच डर कितना है और
ये भी खबर है कि ये जो यहाँ अंदर लोगों ने कहा कि बीती रात जो है 6 परिवार यहाँ से जम्मू के लिए पलायन कर चुके हैं और जो बाकी परिवार भी यहाँ सरकारी कर्मचारियों के और कश्मीरी पंडितों के रहते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों में इस कदर नाराजगी है कि उन्होंने खीर भवानी के मेले में भी नहीं जाने का ऐलान किया है, क्योंकि मेले का ज्यादातर इंतजाम मुसलमान ही करते हैं। यहाँ के लोगों ने बाइकाट किया है, कुछ जम्मू के भी कुछ पार्टीज ने बाइकाट किया है। बाइकाट इन द सेंस सिक्योरिटी, बाइकाट नहीं है मंदिर जाने के लिए कोई बाइकाट नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए लोगों ने बोला कि जाना ठीक नहीं है। राहुल भट्ट, अमरीन, रजनीवाला, विजय कुमार और दिलखुश कुमार, इन तमाम लोगों को कश्मीर से नाता रखना भारी पड़ गया। कश्मीर में रहने की हिम्मत दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। तो क्या आतंकवादी एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं या फिर डर्टी पॉलिटिक्स अपने मकसद में कामयाब हो रही है? ये तो इनका एजेंडा है, इनका एम्बिशन है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती काले कसम खाए कि हम नहीं होने देंगे, नहीं होगा। आज की किलिंग का रेस्पॉन्सिबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है और कोई नहीं है। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग ने केंद्र सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। आज की बैठक में तमाम बड़े अधिकारियों समेत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कश्मीर के हालात पर सरकार के मंथन के बीच विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। ये बेहद चिंता का विषय है और इस पे मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी यत्न करने की ज़रूरत है, जितना भी खर्चा आने की ज़रूरत है वो करना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोग, पुराने घाव हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोग वापस अपने अपने घरों में जाके बस सकें। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर कश्मीरी पंडितों के लिए किए जा रहे पुनर्वास कामों पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर बीजेपी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? ये जो टारगेट किलिंग है ये अक्रॉस द बॉर्डर या बॉर्डर के उस पार से, चाहे वो पाकिस्तान से ये बैक्ड है, तो अल्टीमेटली जिस तरीके के हमारे गृह मंत्री हैं, जिस तरीके के हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें जल्दी से जल्दी सेटल होंगी। सियासत अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कब थमेगा कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। कोशिशें चल रही थी और किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ऐसा झटका लगेगा और एक पलायन वापस हमें देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ हल्ला बोल में इस समय जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं, सुशील पंडित जो कि कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व, उनकी आवाज बनकर हमारे साथ जुड़ेंगे, इमरान नबी डार, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, पहले आपसे कि कोशिश रही लेकिन कामयाब नहीं हुई, पर इंसानी जान के साथ इस तरह से ट्रायल एंड एरर चल सकता है क्या? श्वेता जी, देखिए, सर्वप्रथम आपने बिल्कुल सही बात कही। इंसान की जान, और वो भी हमारे जो भाई बहन हैं, उसके साथ कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। लेकिन श्वेता जी, एक बात ये जरूर समझनी होगी कि केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी जिसको नेतृत्व देते हैं, ऐसे बड़े कदम उठाती है कि हमारे बगल में आतंकिस्तान भी है जो बौखलाया हुआ है। जब कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं कर पाता है तो वो अब निर्दोषों की जान ले रहा है। हमारी प्राथमिकता क्या है, पहले सकारात्मक बात कर लें, उसके बाद राजनीति होगी आपके चैनल पर तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। सकारात्मक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कभी भी हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को, जो कश्मीर में माइनॉरिटी है, पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह हमारी प्राथमिकता है। और आज भी जो खबर आ रही है, आप जानती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी, एनएसए अजीत डोवल जी, रॉ के चीफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब लोग बैठक करके बड़े फैसले लेंगे।
ये आशा और उम्मीद हर किसी को है, और हमने पहले भी देखा है जब चुनौती बड़ी होती है तो सरकार भी ठोस कदम उठा के उस चुनौती का सामना करती है। दूसरी बात, इस वर्ष आतंकवादियों को ढेर किया गया है जिनकी संख्या करीब 96 है। 96 आतंकवादी जब ढेर हुए हैं तो इसका दर्द पाकिस्तान में भी हुआ, और जो भारत में ऐसी शक्तियां हैं जो कि हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं उनमें भी हुआ है। लेकिन सुरक्षा बढ़ाई गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी पोस्टिंग हो। तीसरी बात, क्लस्टर लिविंग को और सुरक्षा दी जाए। ये कुछ फैसले हैं जो कल तक लिए गए थे, आज भी उम्मीद है कि और फैसले लिए जाएंगे। अब मैं एक बात और कहूंगा, जिस वक्त देश एक चुनौती का सामना करता है श्वेता जी, क्या ये उम्मीद नहीं की जाती है कि विपक्षी दल भी जो हैं वो राजनीति ना करें? हम सबका दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। हमारा दुश्मन आतंकवाद है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है। उनका ट्वीट आता है श्वेता जी, उस ट्वीट में यह नहीं कहा जाता कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक ना चटक जाए। वो ये कहते हैं कि सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही, और ये भूल जाते आपने शुरुआत की थी कि सकारात्मक बातों के साथ शुरुआत करना चाहता हूं और उसके बाद राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन चूंकि राजनीति की शुरुआत आपने कर दी है, इस कड़ी को मैं आगे अभय दुबे, जरूरी मुद्दा है। नहीं ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आपने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ, अभय दुबे जी, कश्मीरी पंडितों से सॉलिडारिटी नहीं दिखाई बल्कि राजनीति कर रही है कांग्रेस। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं इस समय? हालांकि गौरव जी ये कह रहे हैं कि पलायन नहीं है, लेकिन बहुत सारे परिवार जो छोटी छोटी गाड़ियों में भर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम जम्मू तक पहुंच जाए कि कम से कम महफूज तो हो सके। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी ने प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते हमेशा सरकार को मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। अभी भी जो ट्वीट किया है उसमें लिख रहे हैं कि कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। क्यों कहना पड़ा राहुल गांधी जी को? और ये क्या पहला अवसर है? मुझे बताइए, अक्टूबर के माह में 2021 में एक महीने में 11 लोगों को लगातार मौत के घाट उतारा और हजारों लोगों ने वहां से पलायन किया। आज तक की डिबेट में मैं साथ बैठा था, आपको याद होना चाहिए। क्या ये पहला अवसर है? अजय पंडिता की क्रूरता से हत्या की, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़ करने गए उनकी हत्या की, अमरीश भट्ट की हत्या की, रंजीता सिंह की, राहुल भट्ट की, अहमद ठाकुर की, एक के बाद एक सिलसिला चलते जा रहा है। और इस सिलसिले पर जब वो अपनी आवाज उठाते हैं कश्मीरी पंडित, तो आप उन पर आंसू गैस के बम मारते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य। देखिए, दो पक्ष हैं इसके। सेना आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और वो लगी हुई है, मगर सरकार क्या कर रही है? आज देश पूछना चाहता है। मुझे बताइए, आज की मीटिंग के पहले और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सारे दल के नेताओं से मुलाकात करने के अलावा कश्मीर के लिए क्या कदम आपने उठाया? क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आपने अक्रॉस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कश्मीर में किया? क्या आपने गवर्नेंस पर वहां काम किया? क्या आपने प्रजातंत्र की बहाली के लिए कोई कदम उठाया? आपने प्रजातंत्र समाप्त कर दिया। आप कहते थे आर्टिकल 370 खत्म करते ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लोग वहां पर जमीन खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी पार्लियामेंट में आप जवाब देते हो कि सिर्फ 60 प्लॉट लोगों ने खरीदे हैं, वो भी जम्मू डिवीजन में, कश्मीर घाटी में किसी ने नहीं खरीदा। आपने कहा कि जो 44,000 से अधिक फैमिली वहां से चली गई जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की छोड़कर, उनके घरों को चिन्हित करके वापस लौटा देंगे। अभी आपने बताया कि सिर्फ 610 घर चिन्हित किए। वातावरण ही नहीं देंगे तो कैसे कश्मीरी पंडित वापस लेकर आएंगे? मैं आखिरी एक सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को, सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। सन 2000 में ठीक है, आंकड़े आप सामने रख रहे हैं अभय दुबे जी। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या फिर 2010 में एक तरह से कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की कोशिश, सुशील पंडित जी, इस समय भरोसा कायम है या भरोसा डिगा है? सरकार के ऊपर जो भरोसा था कि हाँ हो सकता है कि हम सब वापस आकर अब रहने लगे अपने 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 कश्मीर में, श्रीनगर में, जो अलग अलग शहर हैं जहां जहां से पलायन किया था सबने, वहां पर बस जाएंगे, क्या वो भरोसा है अभी भी कायम या डिगा है? श्वेता जी, वो भरोसा श्रीनगर से जम्मू की ओर राजमार्ग पर काफिले के तौर पर रवाना हो चुका है। वो दिख रहा है लोगों को, सामान बांध कर निकल चुका है और उसे
रोकने के प्रयास इस तरह हो रहे हैं कि उनके मार्ग रोके जा रहे हैं, उनको अपनी बस्तियों में वापस धकेला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, गेट्स पे ताले लगाए जा रहे हैं, पुलिस आड़े आ गई। मानो कि हम अपनी भेंगी और भौंडी नीतियों की बलिवेदी पर इन कश्मीरी हिंदुओं की, विस्थापित कश्मीरियों की, जाति विध्वंस के पीड़ित कश्मीरियों की बलि लेकर रहेंगे। कम से कम उन्हें विवश ना किया जाए इस तरह। आपको जिहाद का दिल जीतना है, आप शौक से जीतिए, आप लश्कर तैयबा का दिल जीतिए। आपने अभी तक हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप सोच सकती हैं श्वेता जी, आज तक 3 दशक हो गए हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं है, अहले हदीस पर प्रतिबंध नहीं है। जीतिए आप दिल जिहाद का, लेकिन अपने इन भोंडे प्रयोगों पर हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बलि मत दीजिए। मुंह से यह नहीं फूट पाते कि यह जिहाद है, यह स्वीकार करते नहीं बनता कि हमारी जातीय विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। जब आप बीमारी को सही शब्द से पहचानना नहीं चाहते तो उसका इलाज क्या खाक करेंगे? बड़े गाजे बाजे के साथ बैठक बुलाई है, क्या बैठकों का इस तरह मुनादी करके ढिंडोरा पीट के बुलाया जाना जरूरी होता है काम के लिए? 370 हटाने से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी? पुलवामा या उड़ी से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी? या तो काम कर लीजिए या बैठकों का नाटक कर लीजिए। आप कैमरों के सामने रक्षा विशेषज्ञों को और पुलिस महानिदेशकों को और गवर्नर को कमरे में आते जाते दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह सुरक्षा का आभास देना, सुरक्षा का प्रपंच करना, ये सुरक्षा नहीं देता है जमीन पर। जमीन पर जब सुरक्षा होती है तो वो दिखाई पड़ती है, और जब नहीं होती है तो वो राजमार्ग पर दिखाई पड़ती है, कश्मीर और जम्मू के बीच वाले एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ती है, जहां लोग कतारों में खड़े होते हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए जब तस्वीर बदलती है ना और जब चीजें अच्छी होती हैं तो आप लोगों की तारीफ भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जो चीजों में परिवर्तन आ रहा था उसके समर्थन में, और यही कश्मीरी पंडित आवाजें भी उठी थी उस समय आपके समर्थन में। लेकिन आज सबको सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन भी चाहिए। आपको लगता है बैठकों का जो ये दौर चल रहा है, हालांकि सुशील जी उससे सहमत नहीं कि उसको कम से कम सबके सामने उस तरीके से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उसके नतीजे दिखने चाहिए, जाहिर होने चाहिए। आश्वासन नहीं, एक्शन होगा। देखिए, जो भी बात सुशील जी ने कही वो हमारे भाई हैं और उनका दर्द हमारा दर्द भी है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उनका भरोसा नहीं टूटेगा, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और आप देखेंगे ये जो बैठक हो रही है ये कोई औपचारिकता नहीं है श्वेता जी। इसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे, सुशील जी भी यही हैं और मैं भी यही हूं, वो खुद देखेंगे किस तरह से सुरक्षा बढ़ती है, आतंकवादियों को ढेर किया जाता है और पाकिस्तान को भी जवाब दिया जाता है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए कुछ ऐतिहासिक चीजें, सुशील जी हो सकता है मुझसे सहमत हो इस बात पे, अनुच्छेद 370 कोई नहीं हटा पाया था, हटा के दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ आप जानती हैं, 1952 के बाद सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा फहराया गया। उसका परिणाम यह है कि यासीन मलिक 30 साल से बाहर घूमता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलता था, जेल की सलाखों के पीछे है। बिट्टा कराटे, वटाली, ये लोग दामाद थे कांग्रेस की सरकार में, आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। और एक बात और, ये आंकड़ा भी दे दूं, 2011 में 100 आतंकवादी ढेर हुए थे, 2012 में 50, 2013 में 67 और 2017 का आंकड़ा 220, 2018 में 271 और इस साल का आंकड़ा मैंने आपको बताया 96 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। ये एक प्रतिबद्धता दिखाता है कि हमें अपने देश को मजबूत रखना है। लेकिन ये बात सही है, अगर एक भी जान जाती है श्वेता जी तो ये बहुत ज्यादा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आतंकवादी ढेर हो और नागरिक सुरक्षित महसूस करे, और हम प्रतिबद्ध हैं और बड़े परिणाम
और फैसले लिए जाएंगे जिसका परिणाम आपको दिखाई देगा। ये मैं आश्वस्त जरूर। गौरव जी, सीधी सी बात है ना कि जो देश के पुराना पास्ट परफॉर्मेंस ही होता है। आज की तारीख में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको उसका जवाब और जवाबदेही दोनों। सुशील पंडित जी भी बोलना चाहते हैं, लेकिन और तस्वीर एक दिखा रहे हैं अभय दुबे, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं। मैं सारे मेहमानों को एक बार जोड़ लूं। प्रियंका चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है बाकायदा अमित शाह जी को। प्रियंका जी, आतंकियों को कितनी संख्या में मारा जा रहा है और हर साल आतंकी बन कितने रहे? शायद इसी के बीच कहीं वो लकीर है जो ये बताएगी कि कश्मीर में सामान्य जिंदगी कब लौट सकती है। श्वेता जी, मैं सबकी बातों को गंभीरता से सुन रही थी और एक ये बहुत राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। 30 साल पहले जिनको कश्मीरी पंडितों को बेघर किया था, रातों रात बेघर हुए थे और उनकी पीड़ा दर्द आज तक जग जाहिर है। सुशील जी की बात जो हम सब ने सुनी, उसके आगे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनकी दर्द, उनकी पीड़ा उनकी आवाज में ही स्पष्ट हो रही थी, उनके आर्ग्यूमेंट में ही स्पष्ट हो रही थी। पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए थे, 2015 में कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों को वापस बाकायदा बुलाया जाएगा, उनको जस्टिस मिलेगा, 6000 उनके लिए ट्रांजिट होम्स बनेंगे, जिसमें से करीब सिर्फ 14% ही बन पाए हैं। बात कही थी कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत हम कश्मीरी पंडितों को वापस रोजगार के माध्यम से कश्मीर में जोड़ेंगे। वो भी आज आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही है। उनको ढूंढ कर टारगेट कर एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिस वजह से आज वो पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों हो रहा है? आप, हमारी केंद्र सरकार ने तो वादा किया था 370 हटने के बाद आप घर भी खरीदेंगे, आप लैंड भी खरीदेंगे, आपको सुरक्षा भी मिलेगी। इतनी सुरक्षित हो गई है कश्मीर कि वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है, नॉर्मलसी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। पर आज ये हालात हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो ये बात सोचकर गए थे कि उनको सुरक्षा मिलेगी, आज उनके ट्रांजिट होम्स के बाहर उनको, जो माइग्रेंट कैंप्स हैं, उनको लॉक कर दिया जाता है। कश्मीरी पंडितों को आज तक रिकॉर्ड में कश्मीरी पंडित नहीं कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा जाता है। ये इनकी सच्चाई बनकर रह गई है। मैंने पार्लियामेंट में इनकी आवाज उठाई है, पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई है, और मैं यही मांग कर रही हूं, जिस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हो रही है, कश्मीरी हिंदूज जो वहां पे जा रहे हैं, जो माइग्रेंट्स वहां पर इस भरोसे से जा रहे हैं केंद्र सरकार उनका ध्यान देगी, वो किस भरोसे पे? आप मुझे पाकिस्तान की बात नहीं करिए। मुझे पाकिस्तान बार बार आतंकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं, हमें वो नहीं सुनना है। क्या हमारे नॉर्मलसी के पीछे हमारे कश्मीरी पंडितों की कितनी हत्या होगी, तब जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इस पे कार्रवाई करेंगे? ये मैं उनसे बस मानना चाहती हूं, मांग रही हूं, और उम्मीद करती हूं कि आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये स्पष्ट रूप से बाहर सामने निकलेगा। बट आर कश्मीरी पंडित्स कैन नॉट बिकम कैनन फॉडर टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंद्र गुप्ता जी, क्या केवल एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होता रह गया है कि एक सिंबल के तौर पर कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाएंगे? वापस तो ले आए, लेकिन क्या हश्र हो रहा है? क्यों वापस वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्ष देखिए, एक 20 दिन एक तरफ रखिए और 2 साल पिछले एक तरफ रखिए। क्या वहां पर कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई या नहीं हुई? नंबर 1। नंबर, क्या पाकिस्तान प्रस्त लोगों की जुबान बंद हुई या नहीं हुई? हुर्रियत जैसे लोगों का जो पाकिस्तान का शरेआम झंडा चलाते थे, आज वहां पर झंडा नहीं चढ़ता। रोज उनका जो कैलेंडर निकलता था उसके हिसाब से वहां बातें नहीं होती। मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चला करते थे, आज वो नहीं है। कुल मिलाकर के ये 20 दिन में जो हत्याएं हुई हैं बहुत दुखद है। और खास करके कश्मीर में जो 5 तरह की माइनॉरिटीज रहती हैं, उसमें सिख बंधु हैं, उसमें कश्मीरी पंडित हैं, उसमें लोग जो व्यापार करने बाहर से आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से वहां से बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे जो मजदूर के तौर पर काम करते हैं। उनको हत्या का निशाना बनाना एक गलत है। नंबर 2, यहाँ पर आप देखेंगे कि मिलिटेंट्स ने अपना तरीका बदला है, अपना जो डिजाइन है उसको बदला है। आज कहीं आप फ्रिस्किंग करने लगेंगे तो कितने लोगों की फ्रिस्किंग करेंगे? यहाँ पर इस प्रकार से लोग मरते रहे वो भी बर्दाश्त नहीं। कश्मीर में चाहिए एक बार कॉम्बिंग ऑपरेशन,
कश्मीर में चाहिए कि सभी थानों में कहें कि सारे अपने हथियार जमा करा दें, एक बार सर्च ऑपरेशन। देखिए ये एक युद्ध है, उस युद्ध में किस प्रकार से रणनीति बनती है। आज टेररिस्ट ने अपनी रणनीति बदली है। स्थानीय युवकों को जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनको आज पाकिस्तान या दूसरे देशों ने यूज करना शुरू किया है। आज भी घाटी में पाकिस्तान प्रस्तुत लोग वहां पर बैठे हैं, वो उनको इस प्रकार के हथियार प्रोवाइड करते हैं। आज वो गोली मार करके चले जाते हैं, उनको छुपाने का काम करते हैं। एक दोबारा से ऑपरेशन सख्ती करने से होगी, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बलों की जो मेहनत है, जो उनकी शहादतें हुई है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है दूर है। दुखद घटनाएं हैं, रणनीति चेंज करने की जरूरत है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। किसी भी इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की कोई चीज है, उसको बर्दाश्त ना हो, इस प्रकार की एक कोशिश की जानी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। सुरक्षा बल हमारे से ज्यादा, खुफिया एजेंसी हमारे से ज्यादा जानती हैं। हम तो टीवी पर बैठ करके बात कर सकते हैं। जो लोग लगातार वहां पर इस प्रकार की रोजमर्रा उनके सामने खड़े हैं, उनसे पूछिए। और ये कहना कि आतंक की नीति बदली है तो अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। लेकिन इमरान नबी डार, क्या ये बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो बंदूक उठाकर इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है? हाइब्रिड टेररिस्ट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। देखिए वो सिक्योरिटी एजेंसीज बोल सकती है, बट मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, जो मतलब अभी तक उस पर ज्यादा डिस्कशन हो नहीं पा रहा है। मार्च से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 18 टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, और उसमें कश्मीरी हिंदू भी हैं, उसमें कश्मीरी मुसलमान भी हैं, उसमें नॉन लोकल्स भी हैं। सो ये एक फेलियर नहीं मैं बोलूंगा, पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है इस गवर्नमेंट में। और यहां पर अफसोस से देखना पड़ रहा है कि कहीं किसी की अकाउंटेबिलिटी सामने नजर नहीं आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जो पीपल हु आर रनिंग द शो फ्रॉम दिल्ली, और उन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी, यार सिविल सोसाइटी को छोड़ो आप साइड में, आप पहले अपनी जिम्मेदारी तो देख लो। यू कैन नॉट ब्लेम पीपल फॉर द किलिंग्स दैट आर हैपनिंग। पीपल आर डाइंग, ऑर्डिनरी पीपल आर डाइंग, जिसमें कश्मीरी हिंदू है, जिसमें कश्मीरी मुसलमान है, पुलिस वाले हैं। तो इसमें ये पूरा फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। और यहां पर गोल पोस्ट चेंज करने से कोई मसला हल नहीं होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको और जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पीपल हु आर रनिंग द शो। आप मुझे बताइए, कंट्री में अगर कहीं पर खुदा न खास्ता ऐसी हालत आएगी, दूसरे दिन ही वहां पर हेड्स रोल। कश्मीर एक वाहिद प्लेस है, अब इतनी किलिंग्स, जो इतना फेलियर हुआ, यहां पर किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है। मतलब यहां पर जो कुर्सी पे बैठा है, उसको कुर्सी से हटने का कोई भी शौक नहीं है, ना उसको कोई हटा सकता है। किस पर ये हम देख रहे हैं आज। अकाउंटेबिलिटी कहां पर है? कुर्सी कौन नहीं छोड़ रहा? पीपल हु आर रनिंग द शो, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो आप लेना। जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है, जिन्होंने यहाँ का सिक्योरिटी अपैरेटस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हाथ में, जनरल सिवाच, लगता है जैसे कि एक सिक्योरिटी इशू से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इशू सा नजर आने लगता है। ये क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी रणनीति कुछ इस तरीके से बदलनी होगी कि अभी तक तो हमें आउटफिट्स का नाम पता होता था, उन आतंकियों का नाम था, उनके कोई चेहरे थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन का कोई लोकल नेटवर्क डेवलप करते थे हम, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं होगा, वो आकर गोली चलाकर चला जाएगा। किस तरीके से इसका मुकाबला होगा सर? हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, ये फेसलेस टेररिज्म है, ये हाइब्रिड वारफेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे कोई खूंखार आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट, एक यूथ जिसको एक छोटा सा वेपन दे दिया जाता है, उस पर साइलेंसर चढ़ाया है, और एक टारगेट किलिंग इनोसेंट कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसलमान को एक टारगेट किया जाता है, और फिर वो जाके समाज में मिल जाता है, तो उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक नया वारफेयर है, इसके लिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसका कोई हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि देखो जो हमने इतना अच्छा काम किया था अभी 5-7 साल में, वो सारा का सारा ये लास्ट 2 महीने के अंदर नलिफाई होता जा रहा है। अगर मैं श्वेता आपको बताऊं कि जो आज की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है कश्मीर घाटी में, ओवरऑल देखो
कि अगर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आपका बहुत पुख्ता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इसी के कारण आपके जो किसी जमाने में 400 आतंकवादी होते थे वो घट के 100 के करीब रह गए। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई, रेडिकलाइजेशन में काफी फर्क आया है साउथ कश्मीर में। मगर ये जो हाइब्रिड वारफेयर है इसने सारा का सारा पासा बदल दिया। मैं इसको समझता हूं कि इतना कहना आसान है, इसको हम कैसे टैकल करें ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मगर हमें यह भी समझना चाहिए स्मिता कि इसके रूट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। मैं ये कहता हूं कि जो हमने जनवरी 2021 में एक सीज फायर किया उसको एब्रोगेट करें, आप पाकिस्तान को पनिश करें। मेरा मतलब यह है पाकिस्तान क्या है, एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स ऑफ दिस टेररिज्म विदाउट गेटिंग पनिशमेंट। आपका सच्चाई है आज के करीब 10,000 के आतंकवादी जो हैं पीओके के कैंपों में और आपके लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं। M4 और M16 वेपन जो अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, अगर वो अंदर आ जाते हैं आप देखो क्या दहशतगर्दी कर सकते हैं। हम अगर उन जो एब्रोगेशन करेंगे, ये आपकी जो सीज फायर है, पाकिस्तान को पनिश करो, पाकिस्तान के जो कैंप्स हैं उस पर फायर करो, क्योंकि पाकिस्तान की आज फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, वो हमको रिवोल्ट और आपको रिएक्ट नहीं कर सकते, और ये एक कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, पनिश पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट करो और हाइब्रिड वारफेयर के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बना के आओ। इसमें मैं समझता हूं दुख और कश्मीरी पंडितों का, ये भी आप समझने की कोशिश करो, बहुत चालाकी से जो आतंकवादी हैं वो टूरिस्ट को नहीं हिट कर रहे, वो अमरनाथ यात्रा को भी शायद हिट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे वहां की एम्प्लॉयमेंट पे, वहां पर जो पैसा आता है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। वो कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट वर्कर को कर रहे हैं जो कि इलेक्शन के अंदर वोट डाल सकते हैं, उनको यहां से भगाया जाए कि वो जो नए जब इलेक्शन होने वाले हैं जो अगले 4-5 महीने में वो वहां पर ना हो। तो ये एक हाइब्रिड वारफेयर है, एक स्ट्रेटेजी चेंज है, हमें सोच समझ के चलना। अब सुशील पंडित जी ये बताइए कि आपके हिसाब से अब आगे क्या? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमें रिलोकेट करो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सुरक्षा अगर मुहैया होनी है तो किस तरीके से? श्वेता जी, ये मैंने अभी एक हताशा जैसी बात सुनी है कि साहब ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये नेमलेस फेसलेस टेरर है। मैं आपको इसकी रूट बताता हूं, ये क्या हुआ था। आज से 6-7 साल पहले मैंने चिल्लाना शुरू किया था कि कृपया मारे गए आतंकियों के धूमधाम से जनाजे मत निकलवाइए, बुरहान वानी का हो, अब जाकिर मूसा का हो, वो तो बंद किया गया ना, वो तो बॉडीज अब हैंड ओवर ही नहीं होती है। बात सुनिए, 3 साल तक वो चले और उन 3 सालों में जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स थे, जो किशोर थे, जिन्होंने उस वक्त ये मार्टिडम का जज्बा देखा, आज वो 20, 22, 23, 24 साल के फेसलेस टेररिस्ट हैं। उन्हीं के हाथ में पिस्तौल पकड़ाई जा रही है, आज वो फसल काट रहे हैं आप जो उस दिन बोई थी। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? दूसरी बात, ये जो कहना कि साहब 6 महीने पहले इतनी पत्थरबाजी थी आज इतनी है, इतने एनकाउंटर थे आज इतने हैं, इसका पाखंड देखिए। जब एनकाउंटर बढ़ते हैं तो कहते हैं देखिए हमने ज्यादा आतंकवादी मार दिए, हमने तो कितने आतंकवादी मार दिए, और जब एनकाउंटर घटते हैं तो कहते हैं देखिए अब शांति, अब एनकाउंटर नहीं हो रहा है, तो चित भी मेरी पेट भी मेरी, इस तरह जतलाया जाता है अपनी पीठ पे हाथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अमेरिका में 20 साल से एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, क्या उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिहाद का खतरा टल गया है? क्या इस तरह आप जिहाद को आंकते हैं? क्या इस तरह आप आतंक की पैमाइश करते हैं? पिछले साल अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी पर आज तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। वो मूर्ख है क्या? आप जिहाद को क्रिकेट के स्कोर की तरह नापना बंद कीजिए। पहल उनके हाथ में है, वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे मारते हैं या फिर अपना असला, अपनी जाने हिफाजत में रखते हैं किसी अगले दिन के लिए, और हम हैं कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई में संतुष्ट हैं। वो मार के जाते हैं तो चलो ढूंढो किसने मारा। हम ये नहीं देखते कि शुरू में ही धरपकड़ हो, छानबीन हो। कहते हैं साहब हर एक की जामा तलाशी नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? आप कोने कोने पर नाके लगाइए, और ये दहशत बनेगी दहशतगर्दों में कि चेकिंग हो रही है। आपने सारे चेक पॉइंट्स उठा दिए हैं, आपने बंकर्स जो शहरों के बीचों बीच से उखाड़ के फेंक दिए हैं, आपने ड्रॉप गेट्स हटा दिए हैं,
क्योंकि आप दिल जीतने बैठ गए हैं जिहाद का, और दिल जीतने बैठने के लिए फिर आप जिहाद से लड़ नहीं पाएंगे। आपकी नीति ही है मैनेज करना, कंटेन करना, आपकी नीति नहीं है कि उसका जबड़ा उखाड़ना, और इसकी कीमत ये इनोसेंट जान दे के चुका रहे। जमीन पर यह परिवर्तन वाकई हुआ है, उसका कितना खामियाजा उठाना पड़ा है वो वाकई एक जांच का विषय हो जाता है। लेकिन अभय दुबे जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? श्वेता जी, देखिए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कुछ मत करिए। अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के जितने इंटरलोक्यूटर्स हैं, जितने उन्होंने कमेटी बनाई है, उनकी रिपोर्ट एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। चाहे वो केसी पंत हो, चाहे वो NN बोरा हो, चाहे वो पटगांवकर हो, चाहे वो जेटली साहब या जेठमलानी जी हो। आप सेंटर स्टेट रिलेशन पर फोकस करके क्या कह रहे हैं अभी सारे विशेषज्ञ, कि वहां के जो इनोसेंट यूथ जिन्होंने कभी अपराध में भाग नहीं लिया वो आतंकवादियों की भूमिका निभा रहे हैं। इसका मतलब है आपने घाटी के नागरिकों से प्रतिशोध लेकर चुनाव लड़ा। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति का मैं खुलासा करता हूं। कौन है जानते हैं आप? जिनको आपने सरकार बनानी थी PDP के साथ, जिनको स्टेक होल्डर बताया था, आज जिनको आतंकी बता रहे हैं ना, वो लोग मिलने आए। मीरवाइज उमर, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन। और किसने बहिष्कार किया, किसको न्योता दिया था? अटल जी अडवाणी जी ने। जानते हैं आप? यासीन मलिक और शब्बीर शाह को, जिन्होंने इनकार कर दिया आने से। आप दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं गौरव भाटिया आपको। मैं वही कह रहा हूं, ये देखिए ना, आपको यासीन मलिक और मनमोहन सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं। वो यासीन मलिक ने इनकार कर दिया इनके पास आने से, ये उनको स्टेक होल्डर बता रहे थे। अटल जी ने भी उनको बुलाया। क्या हुआ PDP के साथ, मुझे बताइए ना। सैफुल्लाह की तस्वीर क्यों नहीं बताते? आतंकी जिसको आपने टिकट दिया 2013 में, सैफुल्लाह जैसे आतंकी को आपने वार्ड नंबर 13 से कश्मीर में टिकट दिया, पंडितों की हत्या का आरोपी। हमने कहा था मसर आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मान लीजिए SP का, आपने छोड़ा। उस दिन से ये तबाही प्रारंभ हुई। आप बुरहान वानी के घर मुआवजा लेकर गए। आज निर्मल सिंह कहां है, उप मुख्यमंत्री? गुप्ता जी को बिठाया, पूछिए ना कि वो मुआवजा देने गए कि नहीं गए। आसिया अंद्राबी को ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया। जब सत्ता की भूख मिटानी थी तो अलग स्वरूप था। आज हम समय बराबर मिलेगा, अच्छा लगेगा। फिर से आपको ये कमेटी, सुनिए आखिरी बात कहना चाहता हूं। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, फिर से एक कमेटी का गठन कीजिए। वहां पर गंभीरता इतनी बढ़ गई कि चाइनीज कॉप्टर से और चाइनीज राइफल से ड्रग्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, वेपन्स ड्रॉप किए जा रहे हैं। और वो कौन से चाइनीज वेपन से जानती हैं आप? जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए लगे हैं। तो अकेला पाकिस्तान नहीं, सरकार अपना काम करे, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यूज करके पाकिस्तान पर दबाव बनाए, चाइना से चर्चा करे, वहां के नागरिकों का विश्वास जीते, गवर्नेंस पर काम करे। अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बताया, उन्होंने तो चिट्ठी लिखकर पूछा, मैंने उनके खुद का जवाब पढ़ा राज्यसभा का, उसमें उन्होंने बताया कि 1025 सिर्फ घर बनाए, 6000 इन्होंने कहा था कि हम। ठीक है, हम जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जी 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 गौरव जी बताइए। ठीक बात नहीं है, सॉरी, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे नहीं होता श्वेता जी कि 3-4 आलोचक बैठा दें और उनका चरित्र जो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके साझेदार थे वो आपके आलोचक बन चुके हैं। मुझे नहीं याद आता है कि फौज का कोई भी व्यक्ति, कोई जनरल अगर आता हो तो वो आपसे सवाल पूछता था, लेकिन गलती है तो वो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं याद आता है कि कोई कश्मीरी पंडित आप लोगों के लिए इतने तल्ख तेवर रखता था। इसीलिए ये मत कहिए कि आपका सहायक कौन कितना इसमें है। ढूंढ कर लाना पड़ेगा इस मुद्दे पर गौरव जी। और इसमें बीजेपी के 2 प्रतिनिधि इस समय हमारे सामने बैठे हैं। आप अपनी बात पूरी कर लें, आप अभय दुबे का जवाब दे दें। और मैंने ये बात तो कही नहीं भाटिया जी की जब भाजपा, आप उनको बोल लेने दीजिए। अभय जी बोलने दीजिए। अभय जी बोलने दीजिए। जी जी, यही दिक्कत। श्वेता जी, अगर इस तूतू में से फुर्सत हो तो हम पंडितों की बात पड़ेगा। श्वेता जी, जब आप मुझे भी कुछ मौका दे दीजिएगा बोलने का। श्वेता जी प्लीज शांत कराइए, प्लीज। देखिए, ढूंढ के नहीं लाना पड़ेगा। 135 करोड़ भारतीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और वो इसलिए खड़े हैं कि ईमानदारी से हमने आतंकवाद का खात्मा करने की ठोस कदम उठा के कोशिश करी है। मैं अब कुछ चीजें उजागर करता हूं आपके सामने। देखिए, सुशील पंडित जी का जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूं, और मैं एक ही बात कहूंगा। उन्होंने कहा जिहादियों का दिल। सुशील जी, जिहादियों का दिल नहीं जीता जा रहा है। जिहादियों का दिल जो है वो चीर के हम दिखाएंगे कि कैसे बदला लिया जाता है, कैसे उनको ठीक किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि पाखंड क्या होता है। पाखंड ये होता है कि पाकिस्तान जब अपना डोजियर देता है तो राहुल गांधी का वक्तव्य उस पर होता है, और क्या कहता है? इंटरनेट बंद मत करो।
इंटरनेट मत बंद करो। यहां इंसानों की जान की बात है, ये इंटरनेट बंद करने पे हो हल्ला करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ये भी बताए, ये कहते हैं अनुच्छेद 370 जो संशोधन किया गलत किया, आप उसके अभी भी समर्थन में हैं या वापस लाएंगे? ये इनकी दोगली नीति। तीसरी बात इनसे पूछिए, क्या ये सही नहीं है? इनका मैनिफेस्टो कहता था आफ्स्पा जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटा लिया जाए। तो ये वो पार्टी है, ये लोग करते हैं ढोंग और ढकोसला। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा आपने। अबे जी पूरी कर लेने दीजिए बात। अबे जी बात पूरी करने दीजिए। देखिए अबे जी बात पूरी करने दीजिए, वो भी बीच में नहीं बोले थे, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई थी जी। ये गलत तरीका है। उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रोविजन किया था। दूसरी बात देखिए, अब मैं आप बोल चुके हैं, पीडीपी के बारे में आप आरोप लगा चुके हैं जी। ये गलत बात है, गलत बात नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर किया था। देखिए दूसरी बात, अभी अरे श्वेता जी प्लीज रिक्वेस्ट है, इनको चुप करा लीजिए प्लीज। अभी यहां पे शिवसेना की सांसद बैठी हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी की बात करी। उन्होंने कहा 2014-15 में फैसला लिया गया था कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जाएगा, किया गया 6000 को, लेकिन 2014-15 में तो शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी। मतलब आप अपनी ही आलोचना कर रही हैं। दूसरी बात, चिट्ठी आज की है, इंटरनेट पे लीक कर दी गई इसलिए कि इस पे राजनीति हो। ये देश के साथ नहीं खड़े हैं, ये राजनीति करने के लिए हैं। इन्होंने गृह मंत्री से कोई बैठक का समय लेके, उद्धव ठाकरे ने ये नहीं कहा कि मैं मिलने आना चाहता हूं, एक सुझाव दूंगा। अपने सांसद की चिट्ठी लीक करा दी। तीसरी बात, ये तो सबसे बड़े मुलजिम है, मैं बताता हूं क्यों। आज जो लड़ाई चल रही है वो ये चल रही है जिहादी सोच की, और मैं स्पष्ट कहता हूं हमारे क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के भारतीय नहीं आएंगे। तो यही तो शिवसेना की सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आएंगे तो हम लोग लात मारेंगे, हम हिंसा करेंगे। और इनकी इतनी हिम्मत है कि उद्धव ठाकरे जो 2 साल से अपने कार्यालय नहीं गए हैं, वो कश्मीर जाए, किसी परिवार से मिले, नहीं मिलेंगे। तीसरी, चूंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बस एक टिप्पणी, श्वेता जी मुझे इसका जवाब देना है और मुझे उम्मीद है आप उनको मुझे उतना ही समय देंगे जितना समय मुझे जवाब इसका देना है। सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी को कुछ तमीज सिखा दूं। वो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं, सम्मान से बात करिए। एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसके सीने की जलन आपको आज तक होती है, वो आपके बयान से स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो आप चुप रहिए। नहीं तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। मैं उस पार्टी की प्रवक्ता हूँ, शिवसेना की प्रवक्ता हूँ। जब 1990 के दशक में आप जैसे लोग राजनीति कर रहे थे, आपका पार्टी राजनीति कर रहा था, तब एक हमारी पार्टी थी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, उनके लिए रिजर्वेशन किया, जैसे उनके बच्चे आकर पढ़ाई कर सके, महाराष्ट्र में पढ़ाई कर सके। आज वो गर्व से देश में ही नहीं दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माननीय फाउंडर ने ये निर्णय लिया था, महाराष्ट्र में ये निर्णय लिया था, जहां 2% रिजर्वेशन हमने कश्मीरी पंडित के बच्चों के लिए किया था। अब रही बात दूसरी, अब मुझे बोलने का मौका देंगे श्वेता जी, आप इनको तो टोक नहीं रही हैं। दूसरी नहीं, पहली श्वेता जी ये मेरे बीच में बोले जा रहे हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी। कभी आवाज आपकी ही आ रही थी उस समय। समय इतना ही है आज हमारे पास, हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं, देखिए किसी को भी नहीं ये चाहिए कि कोई भी समुदाय को मजबूर होकर कहीं से निकलना पड़े। हर एक व्यक्ति और मंशा अगर हम देखें तो सभी पार्टियों की ये रहती है कि वहां पर शांति रहे, लेकिन बात यह है कि वो रणनीति बदली कैसे जाए कि कश्मीर जन्नत है, जन्नत ही रहे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।